everyone. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Well-Being, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infection or associated diseases are caused by a fungus, yeast, or mold. While skin infections can look like a rash, can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Arun Kumar, live from Kashipur, to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Arun Kumar is dermatologist, senior resident at Medical College, medical officer at Primary Health Center, former resident MD, dermatology at SGRRIMHS Medical College, Dehradun. Today, Dr. Arun Kumar will share with us on fungal infection. बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अरुण कुमार और रियली इट्स अ प्लेजर फॉर अस कि आज आप हमारे साथ हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए. Thank you, Sankta, for giving me this opportunity to share the most discussed topic in dermatology today. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए नॉट ओनली डर्मेटोलॉजिस्ट इवन एक जनरल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा परेशान है. तो इस टॉपिक पर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था. आई एम वेरी थैंकफुल दैट वी हैव कम विद दिस डिस्कशन टुडे. बिल्कुल डॉक्टर, और बाकी में जैसा कि आपने कहा कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन है, और दूसरी बात जिस तरह का मौसम इस वक़्त पूरे हमारे देश में है, गर्मी है, उमस है, पसीना बहुत है और ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर, ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? जैसे कि हाँ, एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं. देयर आर बैक्टीरियाज, देयर आर फंगस, देयर आर अमीब्स. बट फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर में कई तरह के फंगस से हो सकती है. कई तरह के फंगस होते हैं, जैसे ट्राइकोफाइटोन होता है, अलग अलग स्पीशीज है, कैंडिडा है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है. बीच में हम लोगों ने कुछ समय पहले कोविड में एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी का भी जिक्र आया था. तो फंगस इन्फेक्शन बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. जैसे कि एनवायरनमेंट में बहुत अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसी तरह से एक फंगल इन्फेक्शन भी है. और जो फंगल इन्फेक्शन आज के समय एक इंसान को ज़्यादा प्रभावित करता है वो है स्किन का फंगल इन्फेक्शन. तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एक चर्म रोग विशेषज्ञ होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को मैं इसके विषय में बताऊं और समझाऊं. बिल्कुल डॉक्टर, और यही कोशिश आज आपके द्वारा हम इस सेशन में करना चाहेंगे कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फंगल इन्फेक्शन को लेकर हम पहुंचा सके. क्या ये बात सही है डॉक्टर कि गर्मी के दिनों में फंगल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर ज़्यादा खतरा होता है? देखिए, गर्मी, हम बीइंग इन ट्रॉपिकल कंडीशन, हम लोगों के जो वातावरण है हमारा और इंडिया में, हम लोगों के वहाँ गर्मियों के मौसम में इतनी गर्मी पड़ती है कि पसीना बहुत ज़्यादा होता है. पसीना और मॉइस्चर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसी भी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन नहीं और भी इन्फेक्शन के बढ़ने में. तो जैसे कि हमारे वहाँ गर्मियों में जो ये मौसम होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इस समय पसीना बढ़ने की वजह से फंगस जो होता है उसको एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है अपने आप को पनपाने का और वो पनपने के लिए. तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है. और ये फंगल इन्फेक्शन ऐसा है कि ये शरीर के उन हिस्सों में होता है जहां पसीना ज्यादा होता है और पसीना रुकने की संभावना ज्यादा होती है. जैसे शरीर के उन हिस्सों में, जैसे कि क्या कहते हैं, अंडर आर्म्स हो गए, ग्रॉइंस हो गया, बटक्स हो गए. तो यही वो मोस्ट कॉमन एरियाज है जहाँ पे होता है. पर ऐसा नहीं है कि वहीं पर रेस्ट्रिक्टेड होता है. ये आपके पैरों में भी हो सकता है क्योंकि हम शूज पहनते हैं तो पाँव में हो जाता है. ये हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में, हाथों में, इवन तो आपके बालों में भी फंगस हो सकता है. तो मेरा तो मोटी मोटी बात यह है कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक फंगस कहीं भी हो सकता है. बिल्कुल. तो
टॉप टू टो कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और चूंकि अभी गर्मी है और आने वाले कई महीने गर्मी और पसीने से हमें जूझना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सही जानकारी हो। डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि फंगल इन्फेक्शन पर हम बात कर रहे हैं और हमेशा मेडिकल साइंस में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या कोई तरीका है क्योंकि गर्मी तो रहेगी, पसीना होगा, बचे कैसे? एग्जैक्टली आपने बहुत सही बात करी। गर्मी तो होगी, पसीना होगा, बट साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हुँ, सबसे जरूरी अपने आप को उस पसीने से कैसे बचाएं। कई बार गर्मियों में देखते हैं हम लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि अपने वातावरण में बदलाव करें, है ना। पर वो कई बार नहीं संभव हो पाता। तो अपने जो कपड़े हैं उनको ये कोशिश करें कि कभी भी बहुत ज्यादा गीले या नमी वाले कपड़ों को ना इस्तेमाल करें, ठीक है। और उन जगहों में जहाँ ज्यादा पानी या पसीना होता है, आप टेल्कम पाउडर या एंटी पर्सपिरेंट जो कि पसीना कम निकलने देते हैं, इस तरह के अपने लोशंस का इस्तेमाल करें। दूसरा, और अगर ऐसी कोई समस्या आपको होती है कि जहां भी आपको पसीना ज्यादा हो रहा है या पसीने की वजह से खुजली हो रही है, तो जल्द से जल्द अपने चिकित्सक से इसके लिए सलाह लें। बिल्कुल, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो सही डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, सही एक्सपर्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है और इस केस में वो है एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर आपने बताया कि किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाए, पहचान सबसे पहले बिकॉज़ हमें नहीं पता फंगल इन्फेक्शन कैसे दिखता है एज़ अ लेमन। तो कैसे हम समझें कि जो हो रहा है वो फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि इससे तो दूसरों को फैलने का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में और ज़रूरी है कि सही समय रहते हम जाकर डॉक्टर को दिखाएँ और सही इलाज लें। किस तरह से बिल्कुल हम बिल्कुल। पहचान करें कि जो इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें खुजली हो रही है, इचिंग है, वो फंगल इन्फेक्शन ही है? देखिए, कई बार तो ये बहुत स्वतः ही मालूम हो जाता है कि बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है आम भाषा में, जिसको दांत कहते हैं, गोल गोल रिंग से होते हैं, उसमें खुजली होती है, लाल रंग के निशान। और इस तरह के निशान शरीर में कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको हो रहे हैं कि लाल चकत्ते शरीर में बन रहे हैं, खुजली हो रही है और बार बार परेशान कर रही है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करके जल्दी से जल्दी अपने एक निकटवर्ती चर्म रोग विशेषज्ञ से इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि अगर वो समय पे नहीं हुआ तो ये परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी। तो लक्षण तो यह है कि खुजली शरीर में किसी भी कारण से हो सकती है, लाल चकत्ते हुँ। किसी भी कारण से बन सकते हैं। वही लीजन आपको फंगल इन्फेक्शन का आभास देगा, वही लीजन आपको सोरेसिस का आभास भी देगा। तो उसका जो डायग्नोसिस है वो आपके चर्म रोग विशेषज्ञ ही सही से बता सकते हैं। तो आपको एज अ डॉक्टर मेरी सलाह ये होगी सारे पेशेंट्स को या सारी जनता को कि वो जल्दी से जल्दी अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से इस बारे में सलाह लें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर इस बीच कि सेल्फ मेडिकेशन ना करके जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर्क करें। होता यही है आमतौर पर जब भी हमें किसी तरह का इन्फेक्शन होता है स्किन पे, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे कुछ और हो, खुजली हो रही है मान लीजिए, एक बहुत आसान सा सिम्पटम साइन हम कहें तो। तो हम सबसे पहले किचन की तरफ भागते हैं कि कुछ लगा लें इस पर जिससे राहत मिल जाए। उसके बाद केमिस्ट शॉप चले जाते हैं। दाग, खाज, खुजली की बात आपने की, इस नाम से तो इतने ऑइंटमेंट्स मार्केट में मिलते हैं यही एक रिलीफ सबसे बड़ी के समस्या डालने है, बहुत जी, सारी और ऑइंटमेंट। लोग सालों-साल उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं डॉक्टर? ये बहुत ही बड़ी समस्या है। होता क्या है, हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है, तो सबकी और हमारे वहाँ एक अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ की कमी होती है दूर दराज के इलाकों में। तो हुँ, लोग आमतौर पे, और दूसरा, भ्रमित करने वाले विज्ञापन और भ्रमित करने वाली जो मानसिकता होती है वो लोगों के अंदर है। तो कभी भी किसी को खुजली होती, दांत होता, तो आमतौर पर लोग घरेलू उपचार बताने लगते हैं कि लहसुन लगा लो, प्याज का रस लगा लो, या कुछ और कोई इरिटेंट्स लगा लो, या कुछ लोग तो कहते हैं कि इसको कोई जलने वाले लोशन होते हैं उसको लगा लो। तो इन सब से समस्या कभी हल नहीं होती है, जबकि समस्या बढ़ ही जाती है। और कुछ क्रीम्स ऐसी आती हैं, मल्टी कॉम्बिनेशन क्रीम्स ऐसी आती हैं मार्केट में,
इसमें हाई पोटेंट स्टेरॉइड होता है, वो कभी भी फंगल इन्फेक्शन को ठीक नहीं करता है। उससे बस कुछ देर के लिए त्वरित आराम मिलता है, पर फिर जब अगली बार फंगल इन्फेक्शन होता है तो बहुत बढ़कर आता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। जो ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल ट्यूब्स मिलती है मार्केट में, ये कभी भी फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सारी जनता से ये अपील है कि अपने शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, ना ही इस तरह के क्रीम्स का ट्यूब्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि लंबे समय में ये आपको उस बीमारी से निजात कभी नहीं दिला पाएंगे। ये बस आपकी बीमारी को कुछ दिनों के लिए दबाएंगे, फिर बीमारी और बढ़कर आएगी। तो ये बेहद ही खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर। वाक़ई में कई बार हमें लगता है कि हम होम रेमेडीज़ के ज़रिए आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर, वो कुछ ना कुछ तरीके बताते रहते हैं। उसके ज़रिए या ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो मिलता है उसके ज़रिए हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। लेकिन बहुत लंबे वक़्त बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है और तब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो समझ में आता है कि अगर पहले ही चले गए होते, बहुत आसानी से हमारा इलाज हो जाता, जो कि अब बिल्कुल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो फंगल गया है। फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आप एक डॉक्टर से चर्म रोग विशेषज्ञ से नियमित इलाज कराएंगे तो ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत आसानी से इलाज हो जाता है। बस परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इलाज कोई भी सही से नहीं करा पाता है। सही इलाज की कमी के कारण ये बीमारी इतनी बढ़ गई है। फंगल इन्फेक्शन में तो ज़्यादा ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपसे दूसरे लोगों को भी हो सकता है, आपके परिवार वाले इससे अफ़ेक्टेड हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो पहले डॉक्टर के पास जाएँ, इलाज लें। एक पेशेंट जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन लेके आपके पास आता है, उसे नहीं पता कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि क्या है, वो तो सिम्पटम्स हैं, वो आपके पास आया। तो डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं डॉक्टर या फिर सिर्फ़ फिज़िकल इन्वेस्टिगेशन से ही आप ये तय कर लेते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन? एक अनुभवी चर्म रोग विशेषज्ञ आमतौर पर देखकर ही, एग्जामिन करके ही फंगल इन्फेक्शन का पता लगा लेता है। बहुत कम केसेस में हम लोगों को कुछ जांचों की जरूरत पड़ती है, जैसे केओस माउंट की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, जिसमें कि हम फंगल एलिमेंट माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं। तो वो हम कर सकते हैं, बट आमतौर पर एक अनुभवी चर्म रोग विशेषज्ञ पहचान लेता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कोई अन्य बीमारी है। तो इसीलिए एक चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसा कि इससे ठीक पहले आपने कहा था कि इलाज बहुत आसान है, बहुत सरल है और अगर आप पहले ही आ जाएँगे तो बहुत आसानी से इलाज हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं, ये भी जान लेना चाहेंगे? ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा। जी। प्रिकॉशंस बेहद ज़रूरी हैं। तो मेरी सलाह तो ये है कि अगर किसी को बीमारी है, सबसे पहले उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि पसीने से बचाव करना है, बेहद हुँ, ज़रूरी है। उसको अपना डेली की हाइजीन, डेली का साफ-सुथरापन अपना रखना है, डेली नहाना है और उसको ये ध्यान देना है, अगर सदस्य परिवार के किसी भी एक सदस्य को अगर फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वह अपने कपड़े और अपने बिस्तर को अलग रखे और अलग धुलवाए, ताकि इसको दूसरों को फैलने की संभावना कम हो। और अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट ले ले, ताकि परिवार के अन्य सदस्य इससे प्रभावित ना हो। अब आपने कही ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास टॉपिकल ऑप्शंस हैं। टॉपिकल ऑप्शंस में क्रीम्स आती हैं कुछ, हम उनका सेवन कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं खाने के लिए, जिनका इस्तेमाल करके हम इससे जो अगर लंबे समय तक होने वाले फंगल इन्फेक्शन है, उससे निजात पा सकते हैं। हमारे पास दवाइयों के कई सारे ऑप्शन हैं। अजोल्स हैं, जिसमें कि हमारी फ्लुकोनाजोल इट्राकोनाजोल है, और जिसमें अलालामिन्स हैं, टर्बिनोफिन है। तो ये सब दवाइयाँ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दवाइयों की सही जानकारी और सही ट्रीटमेंट और क्या दवाइयाँ चल रही हैं, वो तो आपके चर्म रोग विशेषज्ञ आपकी उस समय की वस्तुस्थिति को देखकर ही निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर फंगल इन्फेक्शन है, तो जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए हैं, वो हम करें और डॉक्टर को दिखाएँ जल्द से जल्द और जो इलाज बता रहे हैं, उसे भी पूरा करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। गोइंग टू द डॉक्टर एंड ट्रस्टिंग योर डॉक्टर बोथ इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट।
डॉक्टर, स्किन पर तो फंगल इन्फेक्शन होता ही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सर से लेके पैर के नाखून तक कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन भी बहुत आम है, नाखूनों में हमने देखा है कि कई लोगों को बिल्कुल है। फंगल इन्फेक्शन होता है। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन, नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन पर भी बात करें। देखिए, स्कैल्प से क्या फंगल इन्फेक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो बहुत माइल्ड फंगल इन्फेक्शन होता है स्कैल्प में, जिसको हम आमतौर पे डैंड्रफ की भाषा में बोलते हैं, है ना। तो उसके अलावा हमारे पास टीनिया कैपिटस, एक हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में टीनिया कैपिटस जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हेयर शाफ्ट, जो आपके बाल होते हैं, उसके उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। आमतौर पर टीनिया कैपिटस बच्चों में पाया जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। और इसमें बच्चों के सर में घाव और स्वेलिंग होने लगती है। इसका आसानी से इलाज कराया जा सकता है। ऐसे ही आपके नाखूनों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको हम ओनाइकोमाइकोसिस कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके नाखूनों में पहले सफेदपन आएगा और उसके बाद धीरे धीरे नाखून खराब होने लगते हैं। तो ये बेहद जरूरी है। और दूसरा, नाखूनों में जो ट्रीटमेंट होता है वो सॉरी, वो एक लंबे समय के लिए चलता है। तो पेशेंट्स को पेशेंस होना बहुत जरूरी है, तो उनको सब्र इसमें बेहद जरूरी होता है। और इसी तरह से अगर हमारे हाथों में फंगल इन्फेक्शन हो तो उसको हम टीनिया मैनम के नाम से जानते हैं, हाथों का फंगल इन्फेक्शन। और पैरों में हो तो उसको टीनिया पेडिस के नाम से जानते हैं। इसलिए शरीर के अलग अलग भागों में फंगल इन्फेक्शन है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, कई बार वो डैंड्रफ जैसा ही लगता है आम लोगों को, लेमन को, और ऐसे में उनको लगता है, क्योंकि अगेन हमारे सोसाइटी में ये बहुत प्रचलित है कि अगर डैंड्रफ है तो यानी स्कैल्प बहुत सूखा है, बहुत सारा तेल लगा लो, डैंड्रफ ठीक हो जाएगा, और हमें पता ही नहीं होता है कि स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन है या क्या है। तो क्या अगर डैंड्रफ भी है, मान लीजिए हमें नहीं पता है कि क्या दिक्कत है सर में, क्यों बार-बार इचिंग हो रही है या क्या हो रहा है, तो भी अगर हम तेल लगा लें तो वो हानिकारक हो सकता है डॉक्टर? हानिकारक बहुत ज्यादा नहीं, पर आपका जो तेल है वो फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो लोगों की आम धारणा होती है कि तेल लगाने से बाल भी मजबूत होते हैं और तेल लगाने से ये इचिंग डैंड्रफ भी वगैरह ठीक नहीं होते होगी। हैं, इचिंग नहीं हुँ। होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ है अगर और आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो तेल उसको बढ़ाएगा, इसको कम नहीं करेगा। क्योंकि ये जो हेयर ऑयल है, जो तेल है, ये एक कल्चर मीडिया की तरह एक्ट करता है, जिसमें कि फंगस को ग्रो करने का और मौका मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। ऑन द कंट्री हम सदियों से देखते आ रहे हैं, और हम आज भी कई न्यूज़पेपर एड्स में, टीवी एड्स में देखते हैं कि लोग तेल को प्रमोट करते हैं हेयर फॉल के लिए, और तेल को प्रमोट करते हैं फंगस और डेंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मैं अगेन वही कहना चाहूंगा कि आपका चर्म रोग विशेषज्ञ, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बेटर डिसाइड कर सकता है कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि बार-बार हम कह रहे हैं, कि हम एक सही एक्सपर्ट के पास जाएँ, क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाएँ। नाखूनों में और ख़ासकर पैर के नाखूनों में भी हमने देखा है, और ख़ासकर क्योंकि टोज़ आपस में बहुत लगे-लगे होते हैं, बीच में कई बार पसीना जमता है, मॉइस्चर होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और लोगों को पता ही नहीं रहता। वो क्लोज़्ड शूज़ पहनकर रहते हैं ताकि दिखे ना या एम्बैरेसमेंट ना हो, लेकिन वो खुद सफ़र करते रहते हैं। तो ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, इसके बाद बारिश, और हम सब जानते हैं कि ऐसे में पसीना और ज़्यादा होता है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का और ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ये जो टोज़ के बीच में फंगल इन्फेक्शन होता है, इससे कैसे बचें, और अगर है तो क्या करें? देखिए, टोस के बीच में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हम डिजिटल इंटरट्राइगो कहते हैं, ठीक है। तो इंटरडिजिनस एरिया, जो मतलब जो टोस के और उंगलियों के बीच का जो एरिया होता है, उसमें हमें फंगल इन्फेक्शन से बचने का सबसे जरूरी चीजों को ध्यान रखना है। एक तो डेली हमें अपने पाँव को साफ रखना है, धोना है। दूसरी चीज है कि अपने पाँव के जो अगर आप शूज पहनते हैं तो आपको मोजे और जो सॉक्स हैं आपके, वो डेली धुले हुए साफ सुथरे पहनने हैं, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपको ज्यादा पसीना होता है और आपको बीच में उंगलियों के बीच में ज्यादा अ, पसीने की समस्या है,
तो आप किसी टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो एंटी फंगल जो पाउडर्स आते हैं उनका आपको इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही साथ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा जिससे कि ये बीमारी बार बार ना हो। और अगर आपका जॉब या आपका काम उसके लिए फोर्स नहीं करता है शू के लिए, तो आप ट्रीटमेंट जब तक ले रहे हैं और ठीक होने तक आप चाहे तो शूज अवॉइड करके अपना स्लीपर्स में या फिर दूसरे जिससे कि पाँव ज्यादा गीले न रहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कम होंगे फंगल इन्फेक्शन के केसेस, और हुए तो डॉक्टर हैं ही जिनसे हम एडवाइस ले सकते हैं, इलाज ले सकते हैं। एंटी फंगल्स का कई बार लोग एंटी फंगल टैबलेट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। मतलब एक तो इसमें 2 मेरे सवाल हैं डॉक्टर, एक तो है कि ओवर द काउंटर हमने एंटी फंगल पाउडर, एंटी फंगल सोप्स का इस्तेमाल किया, ले लिया, और खासकर इन मौसमों में अगर हमें टेंडेंसी है फंगल इन्फेक्शन की तो हम यूज़ करें। तो इज़ इट ओके प्रैक्टिस? और दूसरा सवाल ये कि एंटी फंगल जो मेडिसिन्स आते हैं वो भी ओवर द काउंटर कई लोग लेते हैं। तो इस दोनों ही विषयों पर आपकी जानकारी चाहिए। देखिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है, बट रादर देन डूइंग बेनिफिट दे आर डूइंग मोर हार्म। होता क्या है, कोई भी मरीज ओवर द काउंटर मेडिसिन लेता है, ठीक है। ज्यादातर ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर वाले को पता नहीं होता है कि क्या ट्रीटमेंट है क्या नहीं है। वो बस कई बार पुराने जो पर्चे चिकित्सकों के आए होते हैं, डॉक्टर्स के आए होते हैं, वही कॉपी करते हैं, ठीक है। ओवर द काउंटर आपने मेडिसिन ली, ठीक है, आपको कुछ दिन खाया आपने, आपको आराम, कुछ लोगों को आराम हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, तो परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। आपको आराम हुआ, आपने खा लिया, छोड़ दिया। ये सबसे घातक होता है किसी भी मरीज के लिए। इसमें होता क्या है, आपको तो कुछ दिन आपने जो एक हाई पोटेंट बहुत अच्छी इफेक्टिव दवाई थी, आपने कुछ दिन खाई, उसको बंद कर दिया इनएडिक्वेट डोसेज में। और उससे क्या होता है, वो दवाई भविष्य में आपका असर करना बंद कर देती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, सुपर बग जो एक टर्म पिछले कुछ सालों में हमने सुना है, वो हमारे देश में इसलिए प्रचलित हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स का रैम्पेंट यूज हुआ है विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। तो मेरी सलाह यह है, ओवर द काउंटर आप कोई भी दवाई ना खरीदें, ना लगाएं बिना सलाह के, क्योंकि अगर आप इनएडिक्वेट डोजेस में इनएडिक्वेट दवाई लेंगे तो वो आपको फायदा नहीं करेगी, नुकसान ही करेगी। और कई बार तो हमने ये भी देखा है, लोग मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेके खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया। और जब देखा जाए तो फिर वो जब हमारे पास आते हैं, उनकी जो शरीर की हालत होती है वो खराब हो जाती है, लीवर फेलियर तक हमने पेशेंट देखे हैं। तो मेरी सलाह ये होगी, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी डॉक्टर से परामर्श लिए इन सब दवाइयों का सेवन ना ही किया जाए तो बेहतर। बिल्कुल, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है नोट करने की कि बिना डॉक्टरी सलाह के हम किसी भी तरह का एंटीबायोटिक, किसी भी तरह का एंटी फंगल या कोई दवाई का इस्तेमाल ना करें, सेवन ना करें। टॉपिकल एप्लीकेशन की क्रीम्स भी ओवर द काउंटर ना लेकर लगाएँ अनलेस एंड अंटिल डॉक्टर ने हमें वो प्रिस्क्राइब किया हो। एक और बड़ा चलन है हमारे सोसाइटी में डॉक्टर कि मान लीजिए मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ, मैंने अपने दोस्तों से, परिचितों से इस पर बात की और किसी ने कहा कि अरे मुझे भी हुआ था और मैंने डॉक्टर को दिखाया था और ये रहा मेरा प्रिस्क्रिप्शन। मैं उसके प्रिस्क्रिप्शन को लेकर जाऊँगी, अपने लिए दवाइयाँ ले आऊँगी। तो क्या यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन भले ही हुआ हो 2 लोगों को, लेकिन दोनों को ही डॉक्टरी सलाह की ज़रूरी है और अलग-अलग हो सकता है उनका ट्रीटमेंट हो? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आप आपके फ्रेंड को था फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, पर आपको जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपके डोजेस, आपका वजन क्या है। हमेशा आपका और आपके फ्रेंड का वजन एक सा नहीं होगा। हुँ। आपके वजन के हिसाब से डोजेस चलेंगी, आपका किस कंडीशन पे है उससे सब चलेंगी। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक आम ब्रॉड टर्म है ना, कि हमने फंगल इन्फेक्शन बोल दिया, पर फंगल इन्फेक्शन नाना प्रकार के होते हैं, फिर उनके अंदर अलग अलग स्पीशीज होते हैं। तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो शरीर पे ज्यादा पाई जाती हैं, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि हाथों में ज्यादा पाई जाती हैं, कुछ ऐसी होती है जो पैरों में ज्यादा पाई जाती हैं। तो आपका चिकित्सक ये ज्यादा बेहतर समझता है कि किस तरह के फंगल इन्फेक्शन के हिसाब से कौन सी दवाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो लोग हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों का शरीर अलग है, दोनों का वजन अलग है, तो इसलिए दोनों की उस हिसाब से डोजेस भी अलग होंगी। तो और
और ये भी निर्भर करेगा कि शरीर के किस हिस्से में है, तो उसी हिसाब से आपका चिकित्सक ही डिसाइड करेगा कि आपको क्रीम की जरूरत है, ऑइंटमेंट की जरूरत है, लोशन की जरूरत है, या आपको बॉडी वॉश की जरूरत है। तो इसलिए दो लोगों का ट्रीटमेंट कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ दवाइयाँ सेम हो सकती हैं, पर पूरा ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता है। इस यही एक कारण है कि लोग एक दूसरे से पूछकर अगर इस तरह का इलाज करते हैं तो वो थोड़ा सा नुकसान देता है, वो फायदा नहीं देता। जैसे कि मैंने कहा, ओवर द काउंटर कभी भी ट्रीटमेंट सही नहीं हो सकता। तो मेरी यही कहना है कि आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले एक डॉक्टरी सलाह लें, चर्म रोग विशेषज्ञ से डिस्कस करें, उससे पूरी बात करें, और तब जाके आप ट्रीटमेंट। बिल्कुल। हम लगातार बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे और ये भी हमने बीच में ज़िक्र किया था कि फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एक से दूसरे को हो सकता है। डॉक्टर इस पर मैं बात करना चाहूँगी। मान लीजिए एक परिवार है उसमें एक सदस्य को फंगल इन्फेक्शन हो गया। वो ऐसा क्या करे या परिवार के अन्य सदस्य ऐसा क्या करें जिससे वो इन्फेक्शन फैले? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर परिवार में किसी एक सदस्य को फंगल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमें उसके जो लॉन्ड्री है, कपड़े हैं, बिस्तर हैं, तो उन सबको अलग धोना पड़ेगा, साथ ना धोएं। ठीक है। दूसरा, अगर वो परिवार के बाकी सारे सदस्यों के साथ रहता है तो प्रॉपर आइसोलेशन की जरूरत नहीं, पर थोड़ा सा उसको दूरी बनानी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है, अगर एक किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है, परिवार के दूसरे सदस्य को थोड़ा भी कहीं पर भी खुजली हो रही है या फिर उसको कोई फंगल इन्फेक्शन के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसकी त्वरित जांच कराए इससे पहले कि वो बीमारी आगे बढ़े। जांच करा के उसका इलाज कराए। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक परिवार में हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ऐसा होता है कि अगर परिवार में एक से ज्यादा लोगों को अगर ये परेशानी है, तो जितने लोग हैं परिवार में जिनको ये बीमारी हो रही, उनका साथ साथ सबका इलाज कराया जाए। नहीं तो ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऐसे हमने कई कई उदाहरण देखे हैं जिसमें परिवार के एक सदस्य को पहले ये बीमारी हुई और लापरवाही के चलते चलते ये पूरे परिवार में फैल गई। तो जो बातें मैंने बताई है, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। फंगल इन्फेक्शन रिकरेंट भी होता है, जिसे हुआ है कई बार हम देखते हैं कि उसे बार-बार फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन आज के समय में एक ऐसी बीमारी हो गई है, मतलब हम काफी सारी बीमारी ठीक कर पा रहे हैं पर फंगल इन्फेक्शन नहीं ठीक कर पा रहे हैं। और हुँ, उनके हुँ। कारण वही है जो मैंने अभी पहले बताया कि पर्याप्त ट्रीटमेंट ना लेना, ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करना, दूसरों की सलाह पे ट्रीटमेंट करना, और कहीं सेल्फ मेडिकेशन कि किसी से ट्यूब ले लिया वो ठीक। ये सब चीजें वो हैं जो आपकी बीमारी को ठीक नहीं होने देते हैं और आगे समय में दवाइयों के असर को कम कर देते हैं और बीमारी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट लेते हैं, जहां उनको आराम मिलने लगता है दवाइयां छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद वो फिर से दोबारा होने लगता है। तो इससे क्या हो गया, धीरे धीरे जो फंगल स्पेशीज हैं वो काफी रेजिस्टेंट हो गई, उन पर दवाइयों का असर होना कम हो गया है। हुँ, तो हुँ। इसलिए ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। जी। कुछ सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के, वो भी मैं एक-एक करके ले लेना चाहूँगी। एक सवाल है, कैन पेट ट्रांसमिट्स फंगल इन्फेक्शन टू ह्यूमन्स? डोमेस्टिक पेट से या जानवरों से भी हो सकता है? या हो सकता है। फंगल हुँ, इन्फेक्शन जूनोटिक होते हैं, कई सारे फंगल इन्फेक्शन ऐसे हैं जो हमें जानवरों से, पर्टिकुलरली जो डोमेस्टिक पेट्स है उनसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल। जॉन हमारे साथ है, कैन फंगल इन्फेक्शन अफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स? इंटरनल ऑर्गन देखिए, डर्मेटोफाइट जो मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है वो आपके स्किन में रहता है, वो आपके सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी एरियाज को ही अफेक्ट करता है। बट देर आर अदर फंगल इन्फेक्शन विच कैन अफेक्ट इंटरनल ऑर्गन, सच एज ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस जो कि हमने कोविड में देखा था, हुँ, जो बॉडी के हुँ। अंदर रहता था। ठीक है। ऐसे ही हिस्टोप्लाज्मोसिस है, क्रिप्टोकोकोसिस है। तो अलग अलग फंगल इन्फेक्शन है, वो शरीर के अलग अलग अंगों को अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको, तो उसका इलाज किस तरह से होता है डॉक्टर? क्योंकि कई बार हम देखते हैं प्रेगनेंसी में हर तरह की दवाई आप नहीं ले सकते, कई सारे ऑइंटमेंट्स आप नहीं लगा सकते, उसमें क्या? प्रेगनेंसी में हमें बहुत सेफ होके चलना पड़ता है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेगनेंसी में हम लोग
खाने की दवाइयां हैं जितना हो सके अवॉइड करते हैं। बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम बिल्कुल कोई दवाई नहीं देते खाने की, है ना। प्रेगनेंसी में सेफली हम अजोल्स और अलालामिन जो क्रीम्स होती हैं ग्रुप की, टॉपिकल एजेंट्स जो हैं लगाने की क्रीम और ट्यूब जो आती हैं, वो हम सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ दवाइयां हैं खाने की जो दी जा सकती हैं, जिनका कि ऐसा कोई गलत प्रभाव फीटस पे या बच्चे पे नहीं पड़ता है। तो दवाइयां हैं, इलाज संभव है प्रेगनेंसी में। तो उसके लिए जरूरी यही है कि आपको अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से और गायनेकोलॉजिस्ट से दोनों से मिलकर डिस्कस करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सी सेफ मेडिसिन है जो एज अ मदर मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल। ऐसे ही जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, मान लीजिए उन्हें अंडरनीथ ब्रेस्ट भी क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या दूध पिलाना उस वक़्त बच्चे को सुरक्षित होगा या क्या एज़ अ डॉक्टर आप एडवाइस करते हैं? अ, देखिए, कभी भी फीडिंग इसकी वजह से नहीं स्टॉप करनी चाहिए, ठीक है। जो लैक्टेटिंग मदर है उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। बट और अगर अ, उस बॉडी पार्ट पे अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है निप्पल और निप्पल के अराउंड, तो उसका आप ये करें कि जहां पर जब जरूरत हो वहां पर दवाई लगाई जाए और फीडिंग से पहले वो दवाई साफ कर दी जाए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कभी भी इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है। बट माँ का दूध बच्चे के लिए बेहद जरूरी है, तो उसको नहीं रोकना चाहिए। जी। डायबिटिक जो होते हैं, जो डायबिटीज़ जिन्हें हुआ है, उनको क्या ज़्यादा खतरा होता है फंगल इन्फेक्शन होने का डॉक्टर? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि डायबिटीज में हमारी शरीर की जो घाव भरने की क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो थोड़ी कम हो जाती है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो इसलिए जो फंगल इन्फेक्शन है वो ज्यादा आक्रामक हो जाता है और उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है आम एक स्वस्थ व्यक्ति के अपेक्षा में। जी। मीनल हमारे साथ हैं, उनका सवाल है हाउ डज़ क्लाइमेट इन्फ्लुएंस फंगल इन्फेक्शन? Climate plays a major role in fungal infection because uh, in India we are in a tropical country where we bear the extreme hot conditions in summers, जिसकी वजह से राइट। ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। तो उस पसीने की वजह से ड्यू टू द हॉट वेदर एंड ड्यू टू टू मच स्वेटिंग, there are chances of getting more and more fungal infection in the hotter climates, uh, as compared to the uh, those countries which are in the temperate zone, such as Europeans and Russians and US. We hardly get fungal infection over there. But in tropical countries which are near the equator, जो कि यहाँ पर गर्म इलाकों में है, जो कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका है, इंडिया है, और जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, इंडोनेशिया है, आपका थाईलैंड है, तो इन कंट्रीज जहाँ ह्यूमिड वेदर ज्यादा रहता है, इन जगहों पर जो है फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। बिल्कुल और इसीलिए तो शायद ठंड में फंगल इन्फेक्शन हमें यहाँ पे भी देखने को उतना नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, बिल्कुल मॉनसून आता बिल्कुल। है, पसीना जहाँ हुआ, वहाँ फंगल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर एक और बहुत आम प्रैक्टिस जो हम लोगों में हमारे सोसाइटी में देखते हैं कि मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर के पास गए, इलाज चल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन है, इलाज कर रहे हैं, 1 महीने बाद लगा कि अरे मुझे तो आराम हो गया है। तो हमने इलाज फर्दर कराना बंद कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन फ़ॉलो करना बंद कर दिया, डॉक्टर को बताया तक नहीं कि हमने दवाई लेनी अब बंद कर दी है। कुछ महीनों बाद फिर से हमें लग रहा है कि अरे फिर से इचिंग हो रही है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रिस्क्रिप्शन तो है ही हमारे पास, तो हम फिर चले गए, दवाई ले ली, फिर से हम अपना मेडिकेशन करने लगते हैं। ये प्रैक्टिस भी बहुत कॉमन है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये प्रैक्टिस बहुत ही कॉमन है, बिल्कुल आपने सही कहा, पर ये बहुत हार्मफुल भी है, क्योंकि ड्यू टू मैनी रीजंस पेशेंट कई बार होता है कि आना नहीं चाहता, पॉसिबिलिटी नहीं होती, आ नहीं पाता है। तो उसमें कई बार होता है कि पेशेंट क्या करता है कि दवाई लेता है। आपने 1 महीने तो बहुत ज्यादा बोला है, लोग हफ्ते भर में 10 दिन में दवाई छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाय द टाइम की दवाइयों का रेस्पॉन्स आने लगता है, फंगल इन्फेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, आराम मिलता है, लोग दवाइयाँ छोड़ते हैं, उनको लगता है तो ठीक ही है। बट एडिक्वेट ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, एडिक्वेट कोर्स, सही कोर्स ना होने पाने की वजह से दवाइयों का फंगल इन्फेक्शन दोबारा से पनप जाता है, जिससे कि बार बार इस तरह की समस्या होती है और भविष्य में दवाइयां असर करना कम कर देती हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे बता चुका हूँ कि प्रॉपर कोर्स लेना और दवाइयां कैसे कब तक खानी है, ये आपका चिकित्सक बेहतर बता सकेगा आपको, और कब बंद करनी है
ये आपको अपने चिकित्सक से ही जानकारी लेकर करनी है। अगर आपने अपने मर्जी से, अपने मन से दवाइयाँ बंद कर दी कि मुझे तो आराम हो गया, तो वो एक सही तरीका नहीं है फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने का, उससे निजात पाने का। बिल्कुल, तो बॉटम लाइन यही है कि एक तो अगर हमें इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, इलाज लें, इलाज पूरा करें। जो भी डॉक्टर कह रहे हैं, उसी अनुसार अपना इलाज करें, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने क्लोज़्ड एनवायरनमेंट की तो बात की कि मान लीजिए एक परिवार है, उसमें एक सदस्य को फंगल इन्फेक्शन हो गया, किस तरह से परिवार वाले और वो सदस्य एहतियात बरत सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम रोज़ देखते हैं, हम जिम जा रहे हैं, हम बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कोई पेशेंट भी ट्रैवल कर रहा हो, हमें नहीं पता, स्कूल्स हैं, फंगल इन्फेक्शन बच्चों को हुआ है, उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल में वो रहते हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ में जो है अ, उन्हें फंगल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। एक तो हमारी इम्यूनिटी हमें बचा लेती है, लेकिन सबकी इम्यूनिटी लेवल उतनी तगड़ी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं? और मान लीजिए हम ही पेशेंट हैं और हमें ही ट्रैवल करना है या जिम जाना है, तो क्या हमें करना चाहिए? देखिए, इसके लिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली में तो किसी को नहीं है। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं उनसे, तो पेशेंट हिस्ट्री देता है ट्रैवल की, है हुँ, ना? और हुँ, बहुत कॉमन सोर्स हैं होटल्स। हुँ, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अगर कोई मरीज है वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो कई बार इन्फेक्शन उससे फैल जाता है। अगर आपने किसी कोई होटल में कोई गेस्ट था पहले से, और लॉन्ड्री अगर सही से चेंज नहीं हुई है, तो वही सेम लॉन्ड्री अगर नेक्स्ट गेस्ट को दी जा रही है, लोगों को उससे हो जाता है। आप बस में बैठे हैं, ठीक है, आपको इन्फेक्शन हो गया, तो प्रॉपरली उसके लिए तो मेरी सलाह ये होगी, आपको हाइजीन मेंटेन करना होगा, साफ सुथरा रखना होगा, घर आके आप नहाएं और अपने को स्वच्छ रखें। बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं, तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं रखनी है अगल बगल के जो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। एक प्रॉपर एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो ये सब चीजें यूनिवर्सल हैं, ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो हर किसी को रखनी है अपने जीवन में, क्योंकि बिल्कुल। हमें नहीं पता कि जो हमारे सामने या हमसे पहले जो व्यक्ति था उसको फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है, हुँ। कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलने वाला है, तो उसी को रोकने का तरीका ये है। अच्छा, आपने जब ये एहतियाती कदम बताया तो मुझे याद आया किस तरह से कोविड काल में हम लोग सब कितने सजग थे। ऑफ़िस अगर एग्जैक्टली। जाना भी पड़ रहा है, वापस आके नहाना, कपड़े अलग रखना, सबके लिए अलग टॉवल, सब कुछ बार-बार सैनिटाइज़ करना, हाथों को धोना। लेकिन जैसे-जैसे खतरा कम हुआ, हम वापस उतने ही लापरवाह हो गए हैं। लेकिन बात सिर्फ़ कोविड की नहीं है या सिर्फ़ फंगल इन्फेक्शन की नहीं है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों पर एहतियात ज़रूर बरतें। ये पूरा सेशन हम कंक्लूड करें डॉक्टर, उससे पहले चाहेंगे आप कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दें, कोई संदेश? मैं टेक होम मैसेज बस व्यूअर्स को यही देना चाहूंगा, फंगल इन्फेक्शन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, न ही कोई इतनी समस्या है। बस सही समय पर सही इलाज और सही चर्मरोग विशेषज्ञ से इलाज कराएं, तो इतना ही पर्याप्त है आपको इस बीमारी से निजात दिलाने की। बिल्कुल, तो यही बात है मुद्दे की कि अगर इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाएँ, इलाज लें और इलाज पूरा कराएँ और अपने मन से कुछ ना करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण कुमार, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला और ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव सेशन हम हमारे व्यूअर्स को दे पाए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले वक़्त में कुछ और सेशंस हम आपके साथ ज़रूर करें हमारे बिल्कुल, व्यूअर्स के थैंक लिए। यू। ओके। थैंक यू डॉक्टर और व्यूअर्स आप लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑन healthy skin and care stay connected on our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter and Instagram. Thank you. Good day to all of you. थैंक यू।